हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू AMR कोचिंग क्लासेस। इंडियन जीएस से रिलेटेड ज्योग्राफी हमने शुरू किया था पिछली 2 क्लास में। पहली क्लास में हमने देखा ज्योग्राफी का एक सामान्य परिचय, उसके बाद हमने कल ब्रह्मांड के बारे में डिटेल में जाना था। आज हम उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, इंग्लिश में हम गैलेक्सी जिसे कह देते हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गैलेक्सीज ब्रह्मांड के अंदर जो आकाशगंगा हैं कितनी है, हमारी कौन सी गैलेक्सीज है वगैरह, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हमारे टॉपिक का हम नाम आज का रखें तो हम कह सकते हैं कि सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आकाशगंगा, गैलेक्सीज। ठीक है, देखिए अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात अगर हम करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं विद्यमान हैं अब तक, जिनको वैज्ञानिक जान पाए हैं कि पूरे आकाश में अभी तक कितनी आकाशगंगाएं हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर करीब 100 अरब आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। इन 100 अरब आकाशगंगाओं में से 10 अरब आकाशगंगाएं ऐसी है जिन्हें हम नग्न आंखों से या दूरबीन से देख सकते हैं। नग्न आंखों से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन जो 100 अरब आकाशगंगाएं हमने पहचानी है अभी तक वैज्ञानिकों ने, उनमें से 10 अरब आकाशगंगाओं को 10 अरब को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। दूरबीन की सहायता से इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको पता चला एक आकाशगंगा कितनी बड़ी होती है, और इस ब्रह्मांड के अंदर अरबों आकाशगंगाएं हैं। और हर आकाशगंगा के अंदर अगर मैं बात करूं, आकाशगंगाएं बेसिकली किससे मिलके बनती है, आकाशगंगाओं में तारे होते हैं। ठीक है, तारे, और जैसे हमारा एक सौरमंडल है, ये किसी न किसी आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। इसी तरह के बहुत सारे तारे और उन तारों का मंडल, जैसे सूरज एक तारा है और उस सूरज का जो मंडल है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, जिससे बहुत सारे ग्रह हैं उसके अंदर, तो उसी तरह से हर आकाशगंगा इन्हीं तत्वों से मिलकर बनती है। कोई तारे होते हैं, उन तारों की परिक्रमा करने वाले कुछ तत्व होते हैं, और किसी आकाशगंगा में इसी तरह से हर आकाशगंगा में, प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। अब देखो आप, ये ब्रह्मांड का मैटर कितना फैलता ही जा रहा है। तारों के बारे में भी हम बात करेंगे। हमने क्या देखा, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड के अंदर लगभग कितनी आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है। और प्रत्येक आकाशगंगा की बात करेंगे तो प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। ठीक है, तारे का अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो तारा, जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो इसी तरह से 100 अरब तारे हर आकाशगंगा में पाए जाते हैं। ठीक है सर, अब एक आकाशगंगा की मैं बात करूं तो कुछ यूं समझते हैं कि आकाशगंगा में कुछ क्या होता है, एक तो होता है केंद्र, ये भी घूमता है, और इसकी होती है भुजाएं, इस तरह से और इस तरह से। लगभग 3 भुजाएं आकाशगंगा की होती है। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। आकार इनका, हर आकाशगंगा का आकार अलग अलग हो सकता है, तारों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम किसी आकाशगंगा को समझने की कोशिश करें तो आकाशगंगा का एक तो केंद्र होता है और बाकी की क्या होती है, कम से कम 3 भुजाएं इसके अंदर होती है। सर ये क्या होता है, आकाशगंगा का केंद्र, इस केंद्र को हम कहते हैं बल्ज। इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, बल्ज। ठीक है, और ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं इसका क्या करती है, परिक्रमा करती है। जिस तरह से हमारे जो सौरमंडल के ग्रह हैं, सूरज केंद्र में है, सूरज भी अपनी जगह पे घूमता है, प्लस सूरज साथ में, समझो ये हमारी आकाशगंगा है और सूरज क्या करता है, इस बल्ज का चक्कर लगाता है। अभी हम देखेंगे सूरज और आकाशगंगा के बारे में क्या रिलेशन, हम किस तरह से इनको मिला सकते हैं, या सूरज किस तरह से चक्कर लगाता है, कितने वर्षों में चक्कर लगाता है, आगे देखेंगे। फिलहाल हम आकाशगंगा की बात करें तो एक केंद्र होता है, केंद्र में तारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। केंद्र में जो है तारे बहुत ज्यादा होते हैं, भुजाओं में भी तारे ही होते हैं। ये जो भुजाएं बनती है ये भी, इनमें भी क्या होते हैं, तारे ही होते हैं, और कोई चीज इनमें नहीं होती है। तो मैं क्या कह रहा था, केंद्र में तारों की संख्या भुजाओं के मुकाबले में ज्यादा होती है, तो घनत्व ज्यादा होता है, तारों का संघनन होते हैं। तारों का घनत्व कहाँ ज्यादा होता है, केंद्र में, और इस केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। ठीक है, मैं अगर हमारी आकाशगंगा की बात करूं जिसके अंदर हमारा सौरमंडल
सौरमंडल है और जिस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी और जहाँ पे आप निवास करते हो, अगर उस आकाशगंगा की मैं बात करूं, समझो ये हमारी आकाशगंगा है, तो इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम मंदाकिनी है। अब आपके कई लोगों ने ये सुना होगा कि सर हमने सुना था कि हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, है ना? तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे नहीं है, एक्चुअली में हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का एक हिस्सा है, वो हिस्सा जो हमें पृथ्वी से नजर आता है, तो जो हिस्सा हमें पृथ्वी से नजर आता है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। वो एक हिस्सा मात्र है, ना कि पूरी आकाशगंगा। आकाशगंगा का वह हिस्सा जो हमें पृथ्वी से नजर आता है उसको हम मिल्की वे कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो दुग्ध मेखला इसको कहते हैं, या फिर कई जगह इसका नाम स्वर्ग सरिता भी हम पाते हैं। तो मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है, इसका मिल्की वे वो हिस्सा है जो हमें पृथ्वी से नजर आता है। इतनी बात हमने की। मंदाकिनी की अगर हम बात करें व्यास की, मंदाकिनी का व्यास अगर हम इसको नापने निकले तो सर इसका व्यास कितना है? तो हमने देखो प्रकाश वर्ष के बारे में बात की थी ना, तो करीब करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष जो है वो इसका क्या है? व्यास है मंदाकिनी का। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। 1 लाख प्रकाश वर्ष मंदाकिनी का क्या है? व्यास। हमने देखा मंदाकिनी के बारे में बात थी, केंद्र को बल्ज कह दिया। हर आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का एक समझ लो मैंने क्या बनाया है, स्ट्रक्चर आपके सामने आपको समझाने के लिए बनाया है। हमारी मंदाकिनी के कितनी भुजाएं हैं सर? 3 भुजाएं हैं, आपको ध्यान रखनी है। और ये तीनों भुजाएं क्या है? 3 भुजाएं हैं और तीनों क्या है? घूर्णनशील है। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि समझ लो एक स्टेटमेंट दे दे कि मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं और तीनों घूर्णनशील है, तो वो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। घूर्णनशील वाली बात हमने कर ली। अब 3 भुजाओं में देखो सर हमारा सौरमंडल कहाँ पे? इन भुजाओं में है या बल्ज में है? तो मैं कहूँगा हमारा सौरमंडल भुजाओं में ही है। और भुजाओं में भी कौन सी भुजा में? मध्यवर्ती भुजा में। मध्यवर्ती भुजा में हमारा सौरमंडल अवस्थित है। और मध्यवर्ती भुजा में हमारा सौरमंडल अवस्थित है, या मैं कहूँ बीच वाली भुजा में, मध्य का मतलब बीच हो गया, या कोई यूं भी आपको दे दे कि सेकंड भुजा में हमारा सौरमंडल अवस्थित है। सर आपने ये कहा था कि आकाशगंगाओं का आकार अलग अलग हो सकता है, तो हमारे आकाशगंगाओं का आकार किस प्रकार का है? तो एग्जामिनर अगर हमसे ये पूछ ले हमारी आकाशगंगा का आकार, तो हम उसे ये बताएंगे कि हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। ठीक है ना? सर्पिलाकार है हमारी आकाशगंगा का आकार। इतनी बात हमने कर ली। हमने क्या क्या बात कर ली? आकाशगंगाओं का इसका व्यास देख लिया, इसकी भुजाएं देख ली, और इसकी आयु की अगर हम बात करें, मंदाकिनी की आयु, कुल आयु की अगर हम बात करें, मंदाकिनी की कुल आयु कितनी रहने वाली है सर? तो मंदाकिनी की कुल आयु होगी करीब लगभग, देखो यहाँ पे सब में लगभग लगेगा क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, साइंटिफिकली भी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जब इनका निर्माण वगैरह हुआ है, जब ये खत्म होगी तब तक ना तो हम थे ना हम रहेंगे। तो अब अभी तक हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ऐसी कोई टेक्निक हमारे पास नहीं है कि किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट हम आयु वगैरह निकाल सके। तो लगभग 12 अरब वर्ष इसकी आयु रहने वाली है। ये बात हुई सर आकाशगंगा की, मिल्की वे की हमने बात कर ली। इसका विस्तार कितना है? आपने देखा कि इसका व्यास तो कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष तक है, लेकिन इसका विस्तार हम देखें अगर, तो इसका विस्तार है 80,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इतनी चीज आपको हमारी मंदाकिनी के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक चीज और हम बात करते हैं। एक और आकाशगंगा है जिसका नाम है ओरियन, आई थिंक, यस, ओरियन नेबुला। इसका नाम क्या है सर? ओरियन नेबुला। इसकी कोई खासियत है सर? बिल्कुल इसकी कुछ तो खासियत होगी, तभी तो सर ने इसका नाम लिखाया है। तो ये हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले व शीतल तारों का समूह है। देखो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई सेपरेट आकाशगंगा ये नहीं है, सेपरेट आकाशगंगा ये नहीं है।
इसका क्या है, इसको हमने क्यों पहचाना, ये हमारी ही आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा के उन तारों का समूह जो सबसे ज्यादा चमकदार है और सबसे ज्यादा शीतल है, उन तारों के समूह को हमने क्या कहा है, ओरियन नेबुला, ना कि ये एक सेपरेट आकाशगंगा है। इतना आपको पता चल गया, ठीक है। सर नासा का नाम आपने सुना होगा, नासा, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके चीज को। सर नासा जो अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, इसने एक गैलेक्सी की खोज की थी, रेलिक गैलेक्सी। इसने एक गैलेक्सी की क्या की थी, खोज की थी, रेलिक गैलेक्सी। इसकी कुछ खासियत इन्होंने बताई है, वो क्या है, रेलिक गैलेक्सी जो है, रेलिक हमारी मंदाकिनी के अंदर जितने तारे हैं उससे डबल तारे हैं रेलिक गैलेक्सी के अंदर, दो गुना तारे हैं रेलिक गैलेक्सी के अंदर। ये नासा ने हमें बताया, ठीक है। तारे 2 गुना है मंदाकिनी से, लेकिन इसका आकार भी उन्होंने बताया मंदाकिनी से आकार छोटा है। मंदाकिनी के आकार की अगर हम बात करें इसके, तो इसका जो आकार है मंदाकिनी से 1/4 ही है, 2 नहीं, 1/4 आकार है, यानी छोटी है आकार में, मंदाकिनी से छोटी है। लेकिन तारों की संख्या अगर हम बात करेंगे तो तारे मंदाकिनी से डबल है, ठीक है। ये चीज थी रेलिक आकाशगंगा के बारे में, जिसकी खोज किसने की, जिसकी खोज की थी नासा ने। आगे सर हम चले, मंदाकिनी के सबसे निकट कौन सी आकाशगंगा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक आकाशगंगा का आपको नाम याद रखना है, एंड्रोमेडा नाम की एक आकाशगंगा है। ये मंदाकिनी से सबसे निकटतम आकाशगंगा है। अच्छा, निकटतम है तो कितनी दूर है सर, तो अगर हम दूरी की बात करेंगे तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है ये मंदाकिनी से। हालांकि हम कह रहे हैं सबसे निकटतम है, लेकिन इसकी जो निकटतम दूरी भी है वो कितनी है, 2.2 मिलियन है, ध्यान रखना, मिलियन, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम वाली आकाशगंगा है, और इसकी जो दूरी है हमारी आकाशगंगा से वो है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अच्छा, ये एंड्रोमेडा को हम देखो, हमने यहाँ बात की थी कि 100 अरब आकाशगंगा है, उनमें से 10 अरब आकाशगंगा को हम पृथ्वी से दूरबीन से देख सकते हैं, लेकिन इसको हम पृथ्वी से नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इसका आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि पृथ्वी पे खड़े होकर नग्न आंखों से देखी जाने वाली सबसे दूर की अगर कोई वस्तु है, ऐसी कोई चीज जो हम पृथ्वी पर खड़े होकर नग्न आंखों से देख सकते हैं, सबसे दूर की कोई वस्तु है, तो वो कौन सी है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। वह आकाशगंगा जो पृथ्वी पर होकर नग्न आंखों से देखी जा सकती है, ऐसे पूछ सकता है एंड्रोमेडा है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी से नग्न आंखों से देखी जाने वाली सबसे दूर की वस्तु क्या है, तो वो कौन सी है, आपको ध्यान रखना है, एंड्रोमेडा वो वस्तु है जो एक आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा को जब हम पृथ्वी से नग्न आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध से तो देखी जा सकती है, उत्तरी गोलार्ध से देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या दक्षिणी गोलार्ध के किसी देश में हैं तो फिर आप नहीं देख सकते, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से ये नज़र हमें नहीं आएगी। नग्न आंखों की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध से हमें नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं, आप भारतवर्ष में हैं, आप भारत की धरती पर निवास करते हैं, तो आप इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि भारत कहाँ है, भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, इतनी बात हमने देख ली। अब हम थोड़ा सा देखते हैं सूरज और हमारी आकाशगंगा के बारे में। सूरज क्या है, हमने एक चित्र बनाया था, आकाशगंगा का केंद्र बनाया था, उसकी 3 घूर्णनशील भुजा बनाई, उसमें मैंने क्या बताया आपको कि
मध्य वाली भुजा में, सेकंड भुजा के अंदर सूरज और उसका सौर मंडल अवस्थित है। तो सूरज जो है आकाशगंगा का एक तारा है, इतना आपको पता है। तो मैं आपको बताऊं, ये हमने बनाया था, समझो ये बल्ज है, यहाँ पे ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। ये इसका क्या, बल्ज का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पे जितने भी तारे हैं ना, इन तीनों भुजाओं में, वो सारे के सारे तारे किसका चक्कर लगाते हैं, वो बल्ज का चक्कर लगाते हैं। तो जब सूर्य भी हमारा सेकंड भुजा में है, वो भी बल्ज का चक्कर लगाता होगा। तो बल्ज का एक चक्कर लगाने में सूरज को कितना समय लगता है? तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे, मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर सूर्य लगाता है कितने सालों में? 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर, आप देखते होंगे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है 365 366 दिनों में, आमतौर पर 365 और कुछ घंटों का दिन होता है। फिर वो 6-6 घंटे मिलके 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, तो 366 दिन हो जाता है। लेकिन अगर हम, तो उसी को तो हम एक वर्ष कहते हैं। तो सूरज मंदाकिनी के चक्कर लगाता है कितने सालों में? 25 करोड़ वर्षों में। पृथ्वी के वर्षों की अगर हम बात करें तो सूरज को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और इन 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा जाता है? एक सौर वर्ष कहा जाता है। 25 करोड़ वर्षों को क्या कहा जाता है? एक सौर वर्ष होता है 25 करोड़ पृथ्वी के वर्षों के बराबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का या मंदाकिनी के बल्ज का एक चक्कर पूरा करता है तो सूरज का एक वर्ष होता है। और वो एक वर्ष कितने सालों का होता है? वो एक वर्ष होता है सर 25 करोड़ वर्षों का। ठीक है, इतनी चीज आपको पता चल गई। आगे हम एक बात करते हैं सूर्य की हम बात कर रहे हैं ना, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम एक तारा है, समझ में आ रहा होगा आपको जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। 3 दिन करीब हमें हो चुके हैं ज्योग्राफी पढ़ते हुए। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कुछ मैंने अब तक आपको बताया है, मेरे हिसाब से अगर देखें जितना एक्सपीरियंस मुझे रहा है अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो ये सारे फैक्ट और जो कुछ भी मैंने बताया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक्स्ट्रा बता दिया हो या आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये विश्वास कर सकते हैं मेरे ऊपर कि ये सब कुछ एग्जाम्स में आने की पूरी संभावनाएं है। तो सूरज की हम बात कर रहे हैं, सूर्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य का सबसे निकटतम तारा, सूर्य खुद भी एक तारा है, तो सूर्य के निकटतम भी कोई होगा। जैसे हम बात करते हैं कि तू एक, मैं एक दोस्त हूँ तो मेरा कोई दोस्त भी होगा, तो मेरे सबसे नज़दीक रहने वाला दोस्त कौन सा है? उसी तरह से सूरज एक तारा है, तो इसी के निकटतम एक तारा और है जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये तारे का नाम है जो कि सूरज के सबसे निकटतम रहता है। ठीक है, कितनी दूर रहता है सर? ये रहता है 4.3 प्रकाश वर्ष दूर। तो समझो कभी सूरज का मन करे इससे मिलने का, तो कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा? लाइट की स्पीड से 4.3 वर्ष तक इसको स्पीड मिलने जाना होगा। अगर इसको, तो ये पहुंचेगा 3 प्रकाश वर्ष में। किसी किताब में 4.2 प्रकाश वर्ष भी मिलता है। तो अगर एग्जाम में ये भी मिले तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ 0.1 का फर्क है। और ऐसा जब कोई 2 अलग अलग साइंटिस्ट खोज करते हैं ना, तो इतना माइनर सा फर्क रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं। इतनी बात हमने कर ली। ठीक है, एक और स्टार की मैं बात करूं, एक और स्टार है जिसका नाम हम कहते हैं साइरस। एक और स्टार है, ये तो सूर्य की निकटतम तारे की बात हुई। एक और तारा है जिसका नाम आप सुनोगे, या तो साइरस उसको कहा जाएगा, या फिर इसका एक और नाम मिलता है डॉग स्टार। इन दोनों में से जो भी नाम आपको मिले, एक ही तारा है वो। और इसकी क्या खासियत है? ये द्रव्यमान में सूर्य से दुगना है। इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान
अब आप कहोगे सर थोड़ा सा द्रव्यमान के बारे में समझाओ, तो जैसा मैंने पहले दिन कहा था परमाणु के बारे में जनरल साइंस वाले सर बताएंगे, तो यहाँ भी द्रव्यमान के बारे में भी जनरल साइंस वाले सर बताएंगे। तो सूर्य से क्या है, सूर्य का दोगुना है, सूर्य का दोगुना है इसका द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य का दोगुना है। लेकिन इसके चमक की अगर मैं बात करूं तो ये सूर्य से करीब 20 गुना ज़्यादा चमकीला है, सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला। आप ऐसे में उम्मीद करता हूं कि आप व्यवस्थित रूप से सारे नोट्स बना रहे होंगे, और अगर आप अभी थोड़ा सा अपने हाथ को कष्ट देंगे नोट्स बनाने में, अगर आपको ये कष्ट लगता है, मैं नहीं समझता कि ये कष्ट है कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, अगर आप इसको कष्ट समझते हो और इसको नोट करते हो तो एग्जाम के वक्त आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको कभी भी दुख नहीं होगा कि सर ने जो लिखाया था वो मैंने लिखा है, ये चीज़ हमेशा आपको खुशी देने वाली रहेगी। जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये इस चीज़ का आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे साइरस या डॉग स्टार की, द्रव्यमान में सूरज से 2 गुना है, लेकिन चमक में बात करें तो सूरज से 20 गुना ज़्यादा चमकीला ये है, ठीक है। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी कितने प्रकाश वर्ष था, 4.2, किससे, सूरज से। ये पृथ्वी से दूर है, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। अच्छा मैं आपको बताऊं सूर्य, हालांकि जब हम आगे सौरमंडल की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और पृथ्वी, इनमें कितने प्रकाश वर्ष की दूरी है मैं बताऊं। अगर आप प्रकाश वर्ष के बारे में तो छोड़िए, हमारे पृथ्वी के समय के अगर मैं बात करूं तो इनके बीच करीब करीब औसतन 15 करोड़ किलोमीटर का फर्क है, और सूरज की जो रोशनी है जिसे हम प्रकाश कहते हैं वो सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो लाइट की स्पीड देखो, 15 करोड़ किलोमीटर सिर्फ इतनी स्पीड में ये कवर कर लेता है, तो लाइट की स्पीड देखो कि कितनी होगी। तो अगर हम 1 वर्ष तक लाइट की स्पीड से चलते रहेंगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा दूरी हम तय कर चुके होंगे, ठीक है। तो एक बात कर रहे थे हम साइरस या डॉग स्टार की, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, सूरज से डबल द्रव्यमान है, और अधिक चमकीला कितना है, 20 गुना अधिक चमकीला। इसका एक संस्कृत नाम भी दिया गया है। इसका जो संस्कृत में नाम अगर मैं कहूं आपको, मैं बताऊं तो संस्कृत में इसको कहते हैं लुब्धक, लुब्धक, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी तरह से एग्जामिनर के माइंड का कोई पता नहीं है, कहीं से भी वो पूछ ले, तो हर एस्पेक्ट हम देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली, लुब्धक की बात हो गई, प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस, डॉग स्टार, इन सब की बात हम कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा लगभग हमने ख़त्म कर लिया, थोड़ा सा एक गैलेक्सी के बारे में जानते हैं, जिस गैलेक्सी का नाम है बेबी बूम गैलेक्सी। एक गैलेक्सी है, आकाशगंगा ही है एक, इसको हम कहते हैं बेबी बूम गैलेक्सी। तो सर इसके बारे में क्यों बता रहे हो, तो ये इसके बारे में कुछ खास बात होगी। इसको कहा जाता है तारे बनाने की मशीन। ऐसी क्या खास बात है कि इसको तारे बनाने की मशीन हमने कह दिया, वैज्ञानिकों ने इसको तारे बनाने की मशीन कह दिया। कितने तारे ये बनाती है, तो ये एक वर्ष में लगभग 4000 तारों का निर्माण करती है। ये एक वर्ष में 4000 तारों का ये क्या करती है, निर्माण करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तारे बनाने की मशीन। तो जब आपको ये पता चला कि तारे बनाने की मशीन यानी बेबी बूम गैलेक्सी लगभग 4000 तारों का निर्माण एक वर्ष में कर देती है, तो सर हमारी मंदाकिनी कितने तारों का निर्माण करती है, तो मैं बताऊं मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी प्रतिवर्ष 10 तारों का निर्माण करती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, 10 तारों का निर्माण करती है, ठीक है।
ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, ध्यान रखना है। बेबी बूम गैलेक्सी के बारे में आएगा तो 4000 तारों का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तारा बनाने की मशीन इसको कहते हैं। और जब मंदाकिनी से रिलेट हम करेंगे तो मंदाकिनी एक साल में, एक वर्ष में 10 तारों का निर्माण करती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो तारों का निर्माण होता है ना, मंदाकिनी अपने तारों का जो निर्माण करती है वो कौन सी भुजा में करती है, वो तीसरी भुजा में करती है, तीसरी भुजा में, तीसरी या थर्ड कह दो, थर्ड भुजा में। हमारा सौरमंडल है मध्य भुजा में, तारों का निर्माण होता है थर्ड भुजा में। और कितने तारों का निर्माण होता है प्रत्येक वर्ष, 10 तारों का निर्माण हमारी मंदाकिनी करती है। ठीक है, इतनी बात हो गई मंदाकिनी के बारे में। एक दूरबीन का मैं बात करता हूँ। मंदाकिनी, अब आपको ये पता है कि इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, दूरबीन से ही तो देखते हैं, दूरबीन से ही हम जो खोज वगैरह वैज्ञानिक करते हैं भाई, प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके किसी ग्रह वगैरह पे जाके तो वो खोज कर नहीं पाते हैं। अभी तक ऐसी व्यवस्था हमारे पास पूरी तरह से नहीं हो पाई है कि जब चाहे तब चले जाएं, और बहुत खर्चा भी होता है जो कुछ जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपने देखा होगा, तो ये बहुत आसान नहीं है कि जब मन करे तभी चले गए। तो अगर हम बात करें दूरबीनों की, ये सब जो भी खोजें होती है दूरबीनों की सहायता से होती है। आपको पता है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, मैंने शायद आपसे सवाल किया था ये कि दूरबीन का आविष्कार किसने और कब किया था, तो आप नोट कर लीजिए कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो महोदय ने किया था, और 1609 यानी 1609 में ये आविष्कार उन्होंने कर दिखाया था। ठीक है, और उसी की वजह से आज हम ब्रह्मांड को इतना समझ पाने में सक्षम हो पाए हैं। और आपको मैंने शायद पिछली क्लास में ये भी बताया था कि हमें लगता होगा कि हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो हम सिर्फ 4% ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। बाकी 96% जो है वो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हम अभी तक पता नहीं लगा पाए। ठीक है, तो इसरो का देखो, इसरो ने क्या किया, इसरो हमारे देश की क्या है, स्पेस रिसर्च एजेंसी है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसरो है, इसरो ने क्या किया सर, 4 अगस्त 2015 को एक दूरबीन स्थापित की, एक दूरबीन का निर्माण किया। और वो कौन सी दूरबीन थी, एक दूरबीन का निर्माण किया। उसका नाम अगर मैं आपको कहूँ तो उसका नाम बड़ा मस्त है। क्या नाम है उसका, उसका नाम ही मस्त है। ठीक है, कहाँ पे लगाई सर, 4 अगस्त 2015 को, 4 अगस्त 2015 को दूरबीन का निर्माण किया इसरो द्वारा। उसका नाम रखा मस्त। इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। इसका नाम क्या है, मल्टी एप्लीकेशन सोलर, और टी से टेलीस्कोप। ठीक है, ये इसका नाम है, मस्त नाम है। कहाँ पे लगाई, अब हमारे राजस्थान में जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले के फतेह सागर में एक सौर वेधशाला है। फतेह सागर में क्या है, एक सौर वेधशाला है। इस सौर वेधशाला में इसको स्थापित किया गया है। ये मैं कहूँ कि इसका निर्माण हुआ है। तो सर इसके बारे में आपने बताया, तो और क्या है इसके बारे में फैक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मस्त है ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। ये जो मस्त दूरबीन है जो इसरो ने निर्माण इसका किया है 2015 में, और फतेह सागर राजस्थान में ये लगी है, उदयपुर के फतेह सागर की वेधशाला में। ये क्या है, ये है हमारे एशिया की सबसे बड़ी सोलर टेलीस्कोप या टेलीस्कोप जिसको मैं कहूँ। तो ये फैक्ट जो, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो राजस्थान के एग्जाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि राजस्थान के फतेह सागर में अवस्थित है, वहाँ पे इसका निर्माण हुआ है, और इंडिया के एग्जाम में तो आना इम्पोर्टेंट ये है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आकाशगंगाओं के बारे में हमने बात कर ली, थोड़ा सा हम आकाशगंगाओं से ही रिलेटेड तारों के बारे में बात कर लेते हैं। और तारों के बारे में अगर अब आज हम बात करके फिनिश करते हैं, तो फिर कल से हम सौरमंडल
को शुरू करेंगे। ठीक है, तो तारों के बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम देख लेते हैं, थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी ये देख लेते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो तारे बनते कैसे हैं। तारों के बारे में हालांकि वनडे एग्जाम्स में कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं पूछी जाती है, सिर्फ हमारा जो फैक्ट्स हैं, तारों का रंग है और तारों का तापमान से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। तारों के अंदर क्या कौन कौन सी गैसें होती हैं, उनका घनत्व किस तरह का होता है, ये पूछा जाता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यूँ सोच रहा हूँ कि आपको यूँ ही ज़बानी तौर पर तारों का निर्माण कैसे होता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बात करते हुए चलें। तो ठीक है सर, कैसे तारों का निर्माण होता है। हमने बात की कि जो बेबी बूम गैलेक्सी है वो रोज तो नहीं, हर वर्ष करीब 4000 तारों का निर्माण कर देती है। तो वो निर्माण कैसे होता है, देखो हमने ये बात की थी कि उसकी जो मंदाकिनी की जो भुजाएं हैं, तारों का निर्माण हमेशा भुजाओं में होता है और मंदाकिनी की तो थर्ड भुजा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी आकाशगंगा की जो भुजाएं हैं वो उसके बल्ज का चक्कर लगाती है, इतना हमने देखा। तो वो चक्कर लगाने से क्या होता है, धूल और गैसों के बादल बनते हैं। क्या होता है, धूल और गैसों के बादल बनते हैं और उस बादल में परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, आपको पता है संसार की हर चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ी हुई है। जो सूरज का चक्कर सारे ग्रह लगा लेते हैं, या आकाशगंगा के बल्ज का चक्कर सूरज जैसे हजारों तारे लगा लेते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपस में बांधे हुए है सभी को। इसीलिए तो वो एक फिक्स कक्षा में, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रहों की बात करें तो वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें क्या होता है, आपस में नाभिकीय संलयन होना शुरू हो जाता है। जब जो आकाशगंगा की भुजाएं उसका चक्कर लगाती है, तब क्या होता है, धूल और गैसों के बादल से बनते हैं। उन बादल में गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, घर्षण नहीं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। जनरल साइंस की विषय वस्तु है, सिर्फ आपको ये बात मेरी सुननी है गौर से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर सोचोगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, तो शायद आपके दिमाग में कुछ बातें क्लियर मैं कर सकूंगा। तो क्या हुआ सर, वापस से बात करें, एक आकाशगंगा की भुजाएं घूमी, धूल और गैसों के क्या हुआ, बादल बना, उनमें आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन से क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी। और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाती है, यही अवस्था, वो जो बादल जैसा दिखता है ना, यही अवस्था होती है कि वो तारा बन चुका होता है। तो इस तरह से एक तारे का निर्माण होता है। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस यूं ही आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बोल गया। तो ठीक है, क्या बात है सर, हम बात करते हैं तारों के औसत तत्वीय संगठन की। तारों के क्या है, औसत तत्वीय संगठन। ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट है। जब कोई तारा बन जाता है तो उसमें कौन कौन सी गैसें में ज़्यादा रूप में होती है, तो ये चीज़ पूछी जाती है अक्सर। तो किसी भी तारे में हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन कितना होता है सर, लगभग 70% उसमें हाइड्रोजन होता है, 70% हाइड्रोजन होता है। फिर हीलियम, आपको पता है प्रक्रिया यही हुई थी, हाइड्रोजन किस में बदलने लग गया था, हीलियम में। तो करीब 28% इसमें क्या होता है, हीलियम होता है। फिर कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन होते हैं 1.5%। और फिर 0.5% क्या होता है, लोह तत्व होते हैं। 0.5% क्या होते हैं, लोह वर्ग के तत्व होते हैं। ठीक है, नासा ने, फिर से नासा की बात करते हैं, नासा ने एक तारे की खोज की, सबसे पुराने तारे की, अब तक का सबसे पुराना तारा, इसकी खोज की किसने, नासा ने। इसकी खोज कर ली नासा ने। इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया केपलर, सबसे पुराना तारा, इसका नाम क्या दिया, केपलर 444। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि सबसे पुराने तारे की खोज नासा ने अब तक की, वो कौन सा तारा है, तो उसका नाम है केपलर 444। ठीक है, अब एक चीज आती है
कभी एग्जाम में अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखे हैं तो ये मिल जाता है कि जब किसी तारे का रंग नीला हो या लाल हो या पीला हो या नीला श्वेत हो तो उसका तापमान कितना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको लिखाने वाला हूँ, तारों का रंग और तापमान। ठीक है, रंग व तापमान, ये चीज़ अक्सर पूछ ली जाती है, याद करने वाली चीज़ है, समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम आईएएस की विषय वस्तु पढ़ रहे होते हैं तो तारे बनने, तारे के निर्माण से लेके उसका खात्मा कहाँ होता है वो सब कुछ हमें समझना पड़ता, और फिर उसके बारे में हम ये जो तारे का रंग और तापमान है वो भी हमें देखना पड़ता। लेकिन चूँकि हम बेसिकली मेन टारगेट हमारा इंडिया के हर एक वनडे एग्ज़ाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तारों का रंग और तापमान अगर हम देख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो सबसे पहले जब तारे का मैंने आपको बताया कि धूल और गैसों का क्या हुआ, बादल बना, उसमें फिर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी, तो एक तारे का क्या हो गया, निर्माण। तो जब एक तारा अपनी नवीन अवस्था में होता है, जब उसका निर्माण हुआ होता है तो क्या होता है, उसका रंग नीला होता है, और नीला हो गया तो उस वक्त इसका तापमान कितना होता है सर, मैं कहूँगा उस वक्त इसका तापमान होता है 50,000 से 28,000 केल्विन। ठीक है, 28,000 डिग्री केल्विन। ये चीज़ हो गई सर। धीरे धीरे जब तारे की उम्र बढ़ती रहती है तो उसका देखो कलर हो जाता है, सेकंड में बात करूँगा नीला और श्वेत, उसमें सफ़ेद पन थोड़ा सा आना शुरू हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, नीला श्वेत। तो जब ये नीला श्वेत हो जाता है तो उसका थोड़ा सा तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो तापमान कितना है, 28,000 से लेके 10,000 डिग्री केल्विन। ठीक है सर। उसके बाद में ये नीला श्वेत हो गया तो फिर एक समय ये भी आता है कि तारा सिर्फ कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है, यानी वाइट हो जाता है। तब इसका तापमान कैसा हो जाता है सर, तब इसका तापमान हो जाता है 10,000 डिग्री केल्विन से लेके 7,500 डिग्री केल्विन। इसका क्या हो जाता है, तापमान हम इसका देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये बदलता है श्वेत पीत में, और तब उसका तापमान हो जाता है 7,500 से 7,500 डिग्री से 6,000 डिग्री केल्विन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब श्वेत पीत के बाद में थोड़ा सा और बुढ़ापा इसका आता है तो ये हो जाता है पीत या पीले रंग का। तो मैं अगर बात करूं हमारे सूरज की, तो हमारा सूरज इन 5वीं अवस्था में अब तक पहुंच चुका है। तारा जब वो नीला था, नीले से लेके नीला श्वेत हुआ, फिर श्वेत पीत हुआ, और अब वो किस कंडीशन में, पीला है। तो पीला है तो पीले की क्या होता है, तापमान 6,000 डिग्री केल्विन से लेके 3,500 डिग्री केल्विन तक ये होगा। ठीक है, सॉरी 3,500 नहीं, 4,900 पहले हम यहाँ पे आएगा, 4,900 डिग्री केल्विन इसका क्या होता है, तापमान होता है। तो अभी हम सूरज की बात करें तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि सूरज का जो तापमान है कोरोना का वो कितना है, 6,000 डिग्री केल्विन। हम आंसर उसका क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर पीले के बाद में ये हो जाता है नारंगी, और फिर इसका तापमान और कम हो जाता है जो कि 4,900 डिग्री केल्विन से कितना हो जाता है, 3,500 डिग्री केल्विन हो जाता है। ठीक है, 3,500 डिग्री हो गया। फिर लास्ट इसकी जो अवस्था आती है, लास्ट में ये है लाल रंग इसका हो जाता है, और लाल रंग होने के बाद में 35,000 से कितना हो जाता है इसका सर, 28,200 केल्विन होता है। और ये समझ लो किसी भी तारे का बुढ़ापा उसके लाल रंग दर्शाता है। जब कोई तारा लाल हो जाए, लाल नज़र आने लगे, तो यूँ समझो कि वो क्या हो गया, बूढ़ा हो चुका है, और अब उसकी मृत्यु निश्चित है, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे, कुछ तारे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इतना ही रखते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने बात कर ली। अब देखो तारों का कुछ तारामंडल भी बनता है।
है? तारामंडल के बारे में हम बात करते हैं। तारों का रंग व तापमान हो गया, कभी कभी तारामंडल से भी पूछ लेते हैं। तारामंडल क्या होता है? कुछ तारों का मिलकर सुंदर आकृति बनाना क्या होता है? तारामंडल कहलाता है। ठीक है, तो एक प्रमुख तारामंडल है सप्तऋषि तारामंडल। एक तारामंडल है सप्तऋषि तारामंडल, है ना। तो ये है, इसका आकार कैसा है? ये प्रश्न चिन्ह की तरह लगता है। इसका जो आकार है, अगर हम आकाश में देखेंगे, इसका आकार हमें लगता है कैसा? क्वेश्चन मार्क की तरह, प्रश्न चिन्ह की तरह इसका आकार हमें नजर आता है। ये एक इम्पोर्टेंट तारामंडल है। और भी कुछ है, बात करते हैं। एक जो है तारामंडल है और ये ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है। जब हम इनको देखेंगे तो ये जो सप्तऋषि मंडल है, ये हमें यूं लगता है कि ये क्या कर रहा है? ध्रुव तारे की परिक्रमा ये कर रहा है। ठीक है सर, ये बात हो गई। प्रश्न चिन्ह की बातें नजर आता है। सप्तऋषि मंडल का हम बात कर चुके हैं। एक जो है सबसे बड़ा सौरमंडल तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल, अब ये सप्तऋषि है तो ऑब्वियसली इसमें कितने तारे हैं? 7 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सबसे बड़े तारामंडल का नाम है सेंटोरस। और इसमें तारों की संख्या कितनी है? इसमें जो तारों की संख्या है वो है 94, 94 तारे इसके अंदर हैं। ठीक है, 94 तारे, 94 तारे सेंटोरस के अंदर है। सबसे बड़ा तारामंडल है। एक और तारामंडल है हाइड्रा। हाइड्रा आप लिखोगे, एक और तारामंडल है हाइड्रा, और इसके अंदर हैं 68 तारे हैं। हाइड्रा तारामंडल के अंदर कितने तारे हैं? 68 तारे हाइड्रा तारामंडल के अंदर है। कुछ और 2-1 नाम है सिर्फ, जो आप नाम लिखिए। एक तारामंडल का नाम है ओरियन, एक तारामंडल का नाम है सिग्नस स्वान, और एक का नाम है हरक्यूलस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तारामंडल के बारे में थी। पहले आकाशगंगा हमने देखा, फिर तारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, उनके रंग और तापमान के बारे में, फिर कुछ जो ज़्यादा जरूरी था सप्तऋषि मंडल और सेंटोरस और तारामंडल के बारे में, वो भी हमने देख लिया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप पूछना चाहें कमेंट कीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि जब आप हमसे जुड़े हैं तो अब हमारा साथ ना छूटने पाए, और जब भी वीडियो आए तो उसके कुछ समय पहले ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए कि सर का वीडियो इस समय पे आने वाला है और हमें उसको मिस नहीं करना है। तो अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए और हमारे लिए भी हमसे जुड़िए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।